Hi, myself Dr. Ramandeep and I'm running Treatment Experience channel. Kindly subscribe, share and comment on this channel. नमस्कार दोस्तों, ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और हेल्दी हो। और आज हम जो टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं वो है खांसी यानी कि कफ। दोस्तों, खांसी कई प्रकार की होती है, पर कई बार हम इसको ज़्यादा इसके तवज्जो नहीं देते, इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर कई बार हमें लगता है कि भी ये कुछ किसी माइनर प्रॉब्लम की कारण ही है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भी ये खांसी कई बार छोटी बीमारी को भी शो करती है और कई बार ये बड़ी बीमारी का लक्षण भी होता है, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम। तो आज हमारे इस एपिसोड में हम खांसी को डिटेल से जानेंगे कि ये किस किस प्रकार की होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन से कारण में हमें किस प्रकार से इलाज करवाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम दो टाइप्स की, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। आपने कई बार अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे देखा होगा कि डॉक्टर नोट्स में डालते हैं कि भी आपको प्रोडक्टिव कफ है या नॉन प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव कफ का क्या मतलब है? मतलब कि अगर आपकी खांसी में साथ में बलगम आ रही है, जिसको स्पूटम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। और अगर ये खांसी सूखी है जिसमें बलगम ना आती हो, उसको हम ड्राई कफ कहते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों लक्षणों के आधार पर कारण भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि भी अगर हम बात करें ड्राई कफ की, अगर आप शुरू में आपको जुकाम हो रहा है, आपका गला थोड़ा सा खराब है और अगर किसी इन्फेक्शन की स्टार्टिंग है, तो इसमें आपको ड्राई कफ मिलेगी। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी होगी, इसमें रेशा नहीं आएगी पेशेंट में। और पेशेंट सूखी खांसी करेगा, बहुत जोर जोर से करेगा, उसको लगेगा कि उसके गले में, साथ में उसको लगेगा कि गले में उसके कांटे से चुभ रहे हैं, जलन हो रही है या फिर इरिटेशन हो रही है। आपने बहुत बारी एक स्ट्रेप्सिल्स की या विक्स की एड भी देखी होगी, जिसमें पेशेंट स्ट्रेप्सिल्स खाता है या विक्स की टैबलेट लेता है और गले में सूदिंग इफेक्ट आता है। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि भी जो ड्राई कफ होती है वो सिर्फ इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन में आ सकती है, और साथ में ही कई बार अगर आपके गले में कोई और इन्फेक्शन है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है या वो इन्फेक्शन प्रोसीड कर गई है फेरिंक्स में और गले के नीचे तक, तो उसमें ड्राई कफ हो सकती है। और इसके अदर साइड, इसके दूसरी साइड हम बात करें जिसमें प्रोडक्टिव कफ की, जो ड्राई नहीं होती, जिसमें म्यूकस साथ में आता है, अगर वो इन्फेक्शन जैसे कि भी हमारी चेस्ट में रीजन में चली जाए, जो गले वाली इन्फेक्शन, जैसे जो कि थर्ड या फोर्थ डे हमें सिम्टम्स मिलते हैं पेशेंट में, तो वो प्रोडक्टिव हो जाती है, जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। देखो दोस्तों, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो बैक्टीरिया को इंट्रैप करके वो बॉडी से बाहर निकालता है। हमारा शरीर एक अपने आप में ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन्फेक्शन को होने से रोक देता है। और दोस्तों, अगर प्रोडक्टिव कफ की बात करें, इसके भी आगे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन जो है हम उसको कह देते हैं चेस्ट की इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। निमोनिया के केस में आपको खांसी मिल सकती है, ये कई बार प्रोडक्टिव ही होती है, खांसी बलगम के साथ होती है। और आपने कई बार देखा होगा कि भी ऐसे पेशेंट का सांस भी फूलता है और उसमें पेशेंट को खांसते ही उसके गले में सीटीसी बजती है, जिसको हम कहते हैं व्हीजिंग साउंड। ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस में ज़्यादातर नॉन प्रोडक्टिव खांसी होती है, जिसको ड्राई कफ में के सबसे बड़े कारणों में एक कारण जो है वो एलर्जी है, जैसे कि किसी को सीजनल एलर्जी हो या किसी धुएं से या किसी केमिकल से ऐसी एलर्जी होती है। अगर वो धूल मिट्टी में कहीं जाए तो उसको गले की एलर्जी हो सकती है, उसमें ड्राई कफ ज़्यादा आती है। और जो इन्फेक्शन, अगर यही अस्थमा में अगर इन्फेक्शन ऐड हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड हो जाए, तो वहाँ पे पेशेंट को साथ में म्यूकस भी आने लगता है, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। तो हमें ऐसी दवाइयाँ चाहिए जिससे ये बलगम बाहर निकल सके। आपने मुलट्ठी के बारे में तो सुना ही होगा। मुलट्ठी बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब वो बलगम को बाहर निकालने में सहायक होती है। अगर ड्राई कफ की बात करें तो आप घर में पड़े हुए गर्म पानी के साथ गार्गल्स करने से या फिर कुछ ऐसा जो मिश्री को चूसने से या मुलट्ठी को चूसने से आपको राहत मिल सकती है। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं।
पर दोस्तों अगर ये प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव दोनों कफ में से अगर बुखार आपको साथ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए और अकेले घरेलू नुस्खों को फॉलो ना करते हुए आपको इसके साथ डॉक्टरी परामर्श भी लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि जो आपका कॉज अच्छे से रूल आउट हो सके। वो आपका गला चेक करेंगे या आपकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे, कहीं ये किसी सीरियस बीमारी को शो नहीं करती। तो इसके बाद हम बात करते हैं खांसी के ड्यूरेशन के बारे में। तो खांसी के कितने टाइम से है पेशेंट में, उसके हिसाब से भी हम खांसी को डिवाइड करते हैं। उसको हम कहते हैं एक्यूट कफ और परसिस्टिंग कफ और क्रॉनिक कफ। जो एक्यूट कफ होती है वो 1 दिन से लेके 2 हफ्तों के बीच की खांसी, उसको हम एक्यूट कफ में डालते हैं। और इसमें ज़्यादातर कारण इन्फेक्शन के ही होते हैं, जैसे किसी को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, गले की खांसी, कुछ ठंडा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जो खट्टा हो या किसी को एलर्जी हो। और इसके बाद हम बात करते हैं परसिस्टिंग कफ की। अगर यही कफ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो हम इसको परसिस्टेंट कफ कह देते हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि भी किसी इसका रूल आउट करना चाहिए। कुछ जो टेस्ट नीडेड हैं, जो टेस्टों की ज़रूरत है वो उस टेस्ट करवाने चाहिए और चेस्ट एक्सरे भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करते हैं क्रॉनिक कफ की। जो क्रॉनिक कफ होती है वो होती है 2 महीनों से ज़्यादा की और इसके कारण बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि एस्थमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है और कई बार हार्ट की प्रॉब्लम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी होता है। तो दोस्तों ये सब था कफ खांसी के टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। तो अब आके हम बात करते हैं कि भी खांसी के टाइमिंग्स के बारे में। टाइमिंग के हिसाब से अगर खांसी, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि खांसी किस टाइम आ रही है। अगर ये खांसी मॉर्निंग को आती है, सो अर्ली मॉर्निंग जिसको सुबह को आती है, तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। अगर ये खांसी रात को ज़्यादा टाइम तक आ रही है तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। तो पहले हम नॉकटर्नल खांसी यानी कि रात को आने वाली खांसी के बारे में बात करते हैं। इसमें एक बड़ा कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब कि हार्ट अपनी पूरी पंपिंग कैपेसिटी से काम नहीं करता और उसके कारण चेस्ट में सिक्रीशंस इकट्ठी हो रही हैं और पेशेंट को रात को खांसी आती है इसके कारण। और इसके बाद हम बात करते हैं एस्थमा की। ब्रोंकियल एस्थमा भी इसमें कारण होता है और साथ में कई बार GORD, जैसे कि जिसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेट में अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो यही खांसी, यही जो हार्ट है वो हार्ट बंद करते हुए और साथ में पेशेंट को खांसी रहती है। बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग कफ की, जो कि सुबह को खांसी आती है। उसमें सबसे बड़ा मेन कारण कई बार ट्यूबरकुलोसिस का ही होता है, जो कि TB कहा जाता है। पर दोस्तों ये ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों की इन्फेक्शन का भी एक लक्षण होता है, परंतु इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि भी कहीं पेशेंट का कोई भार कम तो नहीं है, उसको नाइट राइज टेम्परेचर, रात को ठंड के साथ बुखार तो नहीं लग रहा। अगर ये सब लक्षण हैं और भार पेशेंट का पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है तो ये ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए हमें डिटेल्ड हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब कुछ काउंट करना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। अगर ये सब बातें हमें पेशेंट में मिल रही हैं तो हमें उसका TB का टेस्ट भी करवाना चाहिए। और दोस्तों इन सब में हमारे चेस्ट एक्सरे बहुत हेल्प करता है। सो अगर खांसी 2 महीने से ज़्यादा है और साथ में बलगम आ रही है तो आपको डेफिनेटली चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए। और इसके बाद हम करते हैं प्रोक्सिमल कफ, जिसमें कफ के बाउट्स आते हैं। कफ बहुत खांसी जोर से आती है और खांसी कई बार हटती ही नहीं, आधा घंटा। उसको ज़्यादातर बच्चों के एपिग्लोटिस में इन्फेक्शन हो, गले के अंदर एक एपिग्लोटिस होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो ऐसी प्रॉब्लम होने पर बच्चों को इन्फेक्शन हो सकती है और खांसी बड़ी आती है। अगर गले में कुछ फंसा हो, फॉरेन बॉडी हो, उसके कारण भी कई बार खांसी आती है। तो दोस्तों ये सब कारण थे खांसी के। और अब खांसी को किन किन कारणों से है उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए। खांसी खुद अपने आप में ही एक बड़ी बीमारी है और कई बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। तो ये सब बीमारियां हमें ध्यान में रखते हुए खांसी का इलाज करना चाहिए। अगर मेरी एडवाइस है कि अगर ये खांसी 2 से हफ्तों से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिसिन, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और खुद की अपनी डॉक्टरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये कुछ सीरियस बीमारियों का लक्षण भी होता है। तो दोस्तों
ये सब कुछ था आज के एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आगे भी लाता रहूँगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको कुछ मैं अच्छा सिखा सकूँ। थैंक यू सो मच।